और अब खबरों की तफसील। राज्यसभा से पास होने के बाद आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया, जिसे ऐवान में वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। बिल के हक में 370 और बिल की मुखालिफत में 70 वोट पड़े। लोकसभा में जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफा 370 को खत्म करने से मुताल्लिक करारदाद भी मंजूर हुई। साथ ही जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में वापस ले लिया गया। 7-0 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में पाबंदियां एहतियात के तौर पर आयद की गई हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों को ये यकीन भी दिलाया कि उनकी तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मोदी हुकूमत कुछ भी करेगी। शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं। मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और शुबह को दूर करने के लिए करेंगे और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए हमें कोई उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। उधर पार्लियामेंट में आज रियासत की तश्कील नौ बिल पर बहस के दौरान काफी शोर शराबा भी देखने को मिला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की तारीख में एक नया बाब दर्ज हुआ है और एनसी के हसनैन मसूदी ने मरकज के इस इक़दाम की सख्त नुक्ताचीनी की। उधर लद्दाख से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जेटी नमग्याल ने कांग्रेस पर 70 बरसों तक लद्दाख को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। Before this debate concludes, and even before the Home Minister has finished completing his reply, this day has already gone down in the history of India as a day of redemption, as a day of rejuvenation, as a day of resurgence. जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार, it was a miscarriage of history and perhaps the gravest blunder in post-independence India. और आज 70 वर्ष के बाद ये प्रायश्चित की घड़ी आई। शायद विधाता को यही मंजूर था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह गृह मंत्री बने, तो ये प्रायश्चित का पुण्य कार्य उनके हाथों से हो। जनाब स्पीकर साहब, आज जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान रिश्तों के लिए एक सियाह तरीन दिन है। जो बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं
आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज आपने क्या खोया। आपने 1,25,00,000 लोगों का विश्वास खोया, आपने उनका भरोसा खोया। आपने जो रूट लिया है वो बिल्कुल एक असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलवाड़ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोनते हुए ये ऑर्डर ला रहे हैं। मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे, और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे, और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। उधर एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर तंजीम नोबेल की मुखालफत करने का ऐलान किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। I stand to oppose the bill, sir, and I feel that this is the third historic mistake which our country is committing. The first mistake was committed in 53 by arresting Sheikh Saab, 87 by rigging the elections, and 2019. Definitely BJP has lived up to its electoral promise in their manifesto, but you have not lived up to your constitutional duties. You have indulged in breach of a constitutional promise, sir. I must congratulate the Home Minister for the Pyrrhic victory in eviscerating Article 370, sir. Supreme Court judgment in SB Zafarullah, which these two Supreme Court judgments have more wisdom than the Honorable Home Minister. And in that judgment, the Supreme Court said, Mr. Honorable Minister, that the Article 370 is not temporary, it is a special status. Sir, BJP has picked up this tactic from the Nazi manual, that this government has proved that you are neophytes when it comes to statecraft. You have refused to understand where myth ends and where history begins. And I'm forced to say, sir, I'm concluding, I'm forced to say, sir, that the English proverb, for they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Sir, I want to know when Asduddin Owaisi can go and buy agriculture property in Himachal Pradesh. I want to know when Asduddin Owaisi can go to Arunachal Pradesh and Lakshadweep without a permit. I am sure, despite my opposition to all these constitutional arrangements, because I believe more in plurality and diversity, you are going to hand over all these Northeast to the corporate world because you believe in all these issues, sir. Sir, I want to end by talking about how, demographic change. What is there, sir? NRC, CAB? Why don't you release all those Kashmiris? Sir, your MPs are saying this is Diwali. Why can't you leave the whole Kashmiri people? Let them come out. Let them also celebrate. They cannot even use a cell phone. They cannot even go out. What are you talking about? You have created Srinagar as some sort of a West Bank. That is unfortunate, sir. That is why I demand that the government release all prisoners, take away the curfew, and ensure that communications are started. Last point, sir. What will happen on Eid? Eid is on Monday. Are you assuming that the Kashmiris should, instead of sacrificing lamb, they should sacrifice themselves? If you want that, I'm sure they'll do that. They have been doing that. And I conclude, sir. I conclude by what an erudite scholar wrote today in an article. He said BJP thinks that it is going to Indianize Kashmir, but instead what we will see is potential Kashmirization of India. You are doing a great disservice. Sir, there will be issues between Dogras and Punjabis in Jammu. There will be issues with Dalits also. There will be, and you mark my words, sir, there will be demand from Hindus of Jammu. Sir, I'm concluding. Please, sir.
There will be demand from Hindus of Jammu that why do we live in those two, Pir Panjal and Chenab Valley with Muslims. There will be migration, you mark my words, from Muslims of Kargil. You are underestimating. That is why, sir, I oppose this bill because this government is doing a disservice to Sardar Patel and Nehru. Thank you, sir. और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया। उनके घर के बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से खिताब के दौरान उन्होंने 370 हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मरकज के इस फैसले को धोखाधड़ी से भी ताबीर किया और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी जज्बाते देखे गए। There is a big lock, if you can see. Okay. I forced myself out to talk to you, to tell you that the Home Ministry is lying in the Parliament, that I am not house arrested, that I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all. Whatever your religion, whatever your region, it is totally undemocratic. Within 5 minutes. 70 years they have stabbed the people of this state. What would be your future course of action? As soon as the gates will open, my people will be out. We will fight, we will go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here! Not into my back, for I stood for this nation. फारूक साहब मैं सब बराबर हैं। Dr. Where is Umar Abdullah? My son is in jail. And I do not know how many more poor people will be in jail. I think this is the price we'll continue to pay to make India democratic, to make India secular. चल रही है, काफी लोग बहस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसी सभा में हमारे होम मिनिस्टर साहब झूठ बोले, ये मुझे उम्मीद नहीं। उनको ये शुक्र करना चाहिए कि वो खानदान के साथ खड़े रहे। लगाते हैं जी, मगर उन्हें ये दूसरा हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा जो But why you didn't go to Parliament, sir? It was an important mission. When my doors are locked, you want my security people to be dismissed? And this has happened to Sheikh Mohammed Abdullah's son, Yes. who handed over Jammu and Kashmir to Government of India, Yes. who chose secular India to religious Pakistan. Yes. You feel hurt today? I feel, I don't have words to say. You're crying, And Dr. how Saab. can India do this to a state which joined the nation on the basis of secular India, democratic India? This is not democratic India. Will you कुछ और खास खबरें भी। अयोध्या जमीन तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आज समाअत की। इस दौरान हिंदू फरीक ने दावा किया कि 1934 से इस मुतनाज़ ढांचे में किसी भी मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और ये पूरी तरह से निर्मोही अखाड़े के इख्तियार में था। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि अखाड़ा मंदिर के मुंतजिम की हैसियत से जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है। कल भी निर्मोही अखाड़े की तरफ से ही बहस जारी रहेगी। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि वो अदालत में कुछ तहरीरी जवाब दाखिल करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्दी में नहीं हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों से अयोध्या में मस्जिद की तामीर की जिद छोड़ देने की नसीहत की है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अयोध्या मामले की रोजाना समाज से राम मंदिर के हक में फैसला आने की उम्मीद है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या में मुतनाज़ मुकाम पर राम की पूजा अर्चना मुस्तकिल तौर से हो रही है और ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो जिद का रास्ता छोड़कर मस्जिद के दावे से दस्तबरदार हो जाएं।
देखिए भाई, हम लोग सब जानते हैं कि राम मंदिर वहाँ था, अयोध्या में राम पैदा हुए, कहीं मक्का मदीना पैदा हुए नहीं। सब जानते हैं कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है। बाबर जब चला वहाँ से तो वो हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ अपनी मस्जिद बना दी। वैसे भी मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि क्या बताएं, नापाक जगह पे नमाज पढ़ना पाप मानते हैं लोग, तब भी ये लोग जिद किए हुए। पार्लियामेंट में तलाक सलासा बिल पास होने के बाद अब 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा होगी। तलाक सलासा बिल से मुताल्लिक मुस्लिम बिरादरी के लोगों की राय मिली जुली है। जहां कुछ इस बिल को शरीयत पे मदाखलत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे पर्सनल लॉ को खत्म करने की एक साजिश भी करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब से बिल्कुल हटकर जमात इस्लामी हिंद गुजरात ने एक नई पहल शुरू की है। जमात शादी काउंसलिंग सेंटर शुरू करके तलाक से पहले समझौता करवाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट। तलाक की सलासा बिल पास होने के बाद इस बिल को लेकर मुस्लिम बिरादरी के लोगों में सख्त नाराजगी दिख रही है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी मैरिज काउंसलिंग शुरू करके 3 तलाक के मामले में कमी लाने की कोशिश में मसरूफ हो गई है। जमात इस्लामी ने अहमदाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन जल्द ही पूरे गुजरात में मैरिज काउंसलिंग शुरू करने का मंसूबा है। पहले से ये कोशिश कर रही है और अब इस कोशिश में और तेज़ी लाने की भी हम ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स हम कायम कर रहे हैं। गुजरात में हमने तकरीबन 8 मकाम पर सेंटर्स कायम किए हैं, जहाँ पर इस तरह के केसेस आते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है और 90% से ज़्यादा केसेस में हमको सक्सेस मिलता है और मामला सॉल्व हो जाता है। इससे क्या होगा कि लोगों तक ये जागृति पहुंचेगी, तो जो लोग कोर्ट के धक्के खाते थे उसकी जगह पे इस्लामिक कमेटी के काउंसिल से यहाँ पर आएंगे और ये मसले सुलझाए जाएंगे। इस्लामी तौर तरीके चलते हुए उलमा दीन उलमा इकराम इस्लाम के दायरे में करते हैं, वो बेहतर होते हैं, वो फैसले भी एक बेहतर होते हैं और अल्लाह खैर के फैसले। जमात की तरह दीगर उलमा इकराम भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि तलाक के मामले पर अहम पेशरफ्त की जरूरत है। इनकी हमदर्दी के नाम पर जो है इस बिल को लाया गया है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मजलूम जो बनेगी वो ख़वातीन बनेगी। कोशिश ये रहेगी कि माशरे की हिफाजत के लिए, ख़वातीन की हिफाजत के लिए इस बिल के ज़द के अंदर, इस कानून के ज़द के अंदर मुस्लिम माशरा न आए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौजवानों को भी काउंसलिंग करेंगे, औरतों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। घरों में हमने झगड़े मिटाए तो पहली और दूसरी तलाक के बाद भी जमात इस्लामी ये काम करती है सरी पंचायत का। अभी उसको नाम दिया है फैमिली काउंसलिंग का। इसमें रिश्तेदारों के झगड़े हों, माँ बाप के हों, लड़के लड़की के हों, विरासत के झगड़े हों, वो तमाम झगड़ों को हम इंशाल्लाह शरीयत की रोशनी में निकाल के 3 तलाक बिल के रूह से अब तलाक देने वाले को कानूनी सजा हो सकती है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग तलाक तक मामला ना पहुँचे, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम तंजीम से वाबस्ता लोग अपने इस मकसद में कितना कामयाब होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बरतानवी तेल कंपनी बीपी मिलकर मुल्क में 5,500 पेट्रोल पंप खोलेंगे। मुल्क में तेल के रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दोनों कंपनियों ने मुश्तरका वेंचर बनाया है। शराकतदारी के तहत हिंदुस्तान में एयरलाइंस कंपनीज को एविएशन टरबाइन फ्यूल की भी फराहमी की जाएगी। इस शराकतदारी के तहत रिलायंस के 1400 मौजूदा पेट्रोल पंप्स के साथ नए पंपों की तौसीक की जाएगी। इस शराकतदारी में रिलायंस का मौजूदा एविएशन फ्यूल बिजनेस भी शामिल होगा। आपको बता दें कि इस वक्त RIL मुल्क में 30 हवाई अड्डों पर एविएशन फ्यूल फराहम कराता है। RIL और BP की शराकतदारी में 51% हिस्सेदारी रिलायंस की होगी, जबकि 49% हिस्सेदारी BP की होगी। दोनों कंपनीज में शराकतदारी को लेकर इत्तेफाक हो चुका है। हतमी मुआहदा इसी साल हो जाएगा और 2020 की पहली छमाही तक सभी अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। RIL और BP के साथ पहले से ही तेल रिफाइनरी में शराकतदारी है और अब तेल रिटेल में नए मुकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस शराकतदारी से हिंदुस्तान में आला सतही ईंधन और जदीद खिदमात फराहम कराई जाएंगी।
दिल्ली के ओखला के जाकिर नगर में गुज़िश्ता शब लगी आग की वजह से 6 अफराद की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के सबब यह आग लगी बताई गई। इस हादसे में पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लगी। महलवकीन में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल रहे। इस हादसे में 13 अफराद जख्मी हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने महलवकीन के वर्सा को 5-5 लाख जबकि जख्मियों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। कार पार्किंग में बाइकें खड़ी थी बहुत सारी, तो उससे आग बहुत ज़्यादा फैल गई एकदम। जो ऊपर से आने वाले फ्लैट से उनसे आ नहीं पाए, आग बढ़ती गई ऊपर तक। आपकी फैमिली के कितने लोग? मेरे फैमिली का एक भतीजा मेरा और उसके 2 बच्चे और उसकी मिसेस, दोनों एक्सपायर हो गए दोनों। कोई एडमिट भी है? एक एडमिट है अथर, जो वेंटिलेटर पे है। अभी हादसा हुआ है, इसके लिए बस ये दिल्ली सरकार को देखना चाहिए कि क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बिल्डर तो बना के चल देता है, इसको कुछ नहीं देखता कि क्या होना चाहिए। बहुत देर हुई है, फायर ब्रिगेड को तो आने में बहुत टाइम लगा है, जब भी तो इतना हादसा ये बढ़ गया। नहीं तो अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो शायद ये नहीं होता। आने के बाद भी उनके पास पानी खत्म हो गया था, फिर वो आधे घंटे के बाद आई है। 13 पेशेंट हमारे यहाँ पे अभी एडमिट हैं, जिसमें से आईसीयू में है मेरे पास 6 पेशेंट। एक पीडियाट्रिक आईसीयू में बच्चा है, वो स्टेबल है अभी। वार्ड में 6 हैं, वार्ड वाले सारे पेशेंट स्टेबल है। कहा जा रहा है 6 डेथ हुई है। एक ट्रॉमा सेंटर में भी है, 5 हमारे यहाँ भी है। इस बिल्डिंग में कल रात को बहुत बुरा हादसा हुआ है और बहुत बुरी आग लगी है, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फायर डिपार्टमेंट वालों ने मेहनत करके आग बुझा दी है, लेकिन कई लोगों की जान बच नहीं पाई। ये बहुत बुरा हादसा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनको दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और जो लोग घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और इसकी जांच कराएंगे कि ये किन कारणों से मौत हुई और जो भी कारण थे कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह की ना हो पाए। कि इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा नहीं हो सकता कि लोगों को टाइम पे कोई सपोर्ट ना मिले। आज केजरीवाल जी यहाँ आके गए थे, उनको ये पता होना चाहिए किस तरीके से 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची। बिजली का हालत ये है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई बच ही नहीं सकता। बिजली का कनेक्शन काटने के लिए 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की लापरवाही आज दिल्ली में जिस तरह के हादसा हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार के पास कोई इमरजेंसी अगर कहीं पड़ जाए तो कोई रेडीनेस किसी चीज़ के लिए नहीं है। पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आज़ादी के बाद से कौमी सतह पर मुसलसल कई अहम फैसले किए गए। ताज़ा मामला उत्तराखंड से जुड़ा है, जहां रियासती हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात से जुड़े एक अहम फैसले में 2 से ज़ायद बच्चे वाले लीडरों को इंतखाब लड़ने से ही रोक दिया है और इस पर मजहबी सियासत का बाजार भी गर्म हो गया है। वहीं मुस्लिम लीडरान पंचायतों में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिशों में लग गए हैं। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। उत्तराखंड हुकूमत ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लीडरों को पंचायत इंतखाबात लड़ने से क्या रोका कि अब आइंदा पंचायत इंतखाबात के लिए 2 या 1 बच्चे वाले लीडरों ने पार्टियों के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई आजाद उम्मीदवारों ने भी इंतखाब लड़ा था। ताहम नए ज़ाब्ते का असर सबसे ज्यादा अक़लियतों पर ही पड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में पार्टियां भी अपने अपने कारकुनों को मुतमईन करने की कोशिश में हैं। और इस संशोधन को लेकर के अभी नियमावली बन रही है। अब नियमावली बनने के बाद जो है उस पर आगे कार्रवाई होगी, लेकिन ये बात स्वाभाविक है कि जब बच्चों की संख्या पर एक प्रतिबंध लगता है तो जिनके कम बच्चे हैं तो उनमें स्वाभाविक तौर पर उत्साह पैदा होता है। तो ऐसे में अगर वो लोग अपने लिए दौड़ रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है। पंचायत चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी बहुत ऐसे हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं जो चुनाव लड़ने के लिए काबिल हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस हमेशा पंचायतों में मजबूत रही है और मजबूत रहेगी और अब भी मजबूती के साथ उभरेगी और मजबूत हमारे प्रतिनिधित्व पंचायतों से निकल कर आएगा।